पॉलिसीज टू अचीव बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी। आप अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबल कैसे कर सकते हो? एक्चुअली आपके इस सवाल, इस हेड के अंदर बात असल यही करना चाह रहे हैं कि आप अपना करंट अकाउंट कैसे स्टेबल कर सकते हो। बात यहाँ पर यह है असल, बाकी जो कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट है ना जो, उसके ऊपर बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। आप अपना करंट अकाउंट कैसे स्टेबल कर सकते हो? स्टेबल का मतलब यह है कि ऐसा भी नहीं हो सिर्फ सरप्लस से सरप्लस आया जा रहा है, और अगर सरप्लस आया जा रहा है ठीक है, पर करेंसी के ऊपर डेप्रिशिएट करो, वरना आगे जाके सरप्लस आना बंद हो जाएगा। सही है? और सिर्फ सरप्लस आता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके मुल्क में जिन चीज़ों की नीड थी वो भी एक्सपोर्ट हो रही है। आपके मुल्क में किसी को स्ट्रॉबेरी नसीब ही नहीं हो रही, किसी को अच्छा आम, अच्छा मैंगो नसीब ही नहीं हो रहा। सही ना? इतना ज़्यादा मतलब कैपिटलिस्ट माइंडसेट ये होता है ना, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। तो वो जो ओनर्स हैं वो प्रॉफिट के चक्कर में लोकल डिमांड को भूल गए कि नहीं यहाँ से अच्छा पैसा नहीं मिला, हम एक्सपोर्ट करेंगे बाहर से, हमारे बाहर से और ज़्यादा अच्छा पैसा दे। अगर इस तरफ चले जाए तो मुल्क तो सरप्लस में रहेगा, लेकिन लोगों की नीड्स एंड वांट्स फिर अच्छी तरह से फुलफिल नहीं हो रही, तो लोगों का लोकल मयार ज़िंदगी तो गिर गया ना फिर। कि अगर आपके पास से एक्सपोर्ट सारी चीज़ें लेट्स सपोज अच्छी से अच्छी हो जाती हैं, तो लोगों का मयार ज़िंदगी एक तरह से बढ़ भी रहा है कि जब एक्सपोर्ट हो रहा है तो लोगों की इनकम्स बढ़ रही हैं, जो उस एक्सपोर्ट सेक्टर में जो एम्प्लॉयड है उनकी इनकम्स बढ़ रही हैं। ठीक है? और वो इंपोर्ट करा सकता है अपनी मर्जी का जो। सही है? तो ये अपनी एक तरफ जगह है, लेकिन अगेन वही वाली बात करता हूँ, किसी भी बात को आप कैसे भी मोड़ तोड़ सकते हो इकोनॉमिक्स में। ठीक है? तो जब इसको रीड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। पॉलिसीज टू अचीव बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी के अंदर, पॉलिसीज टू अचीव बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी के अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच अ कंट्रीज आउटफ्लोज आर मैच्ड बाय द इनफ्लोज ऑफ फॉरेन करेंसी। कि आपके जो आउटफ्लो हैं वो इनफ्लोज से मैच हो जाएं। ये नहीं हो कि आपको उधार लेके पूरे करने पड़ रहे हैं। सही है? तब जाके आप स्टेबल कहलाए। और ऐसा है कि नहीं आपके पास इनफ्लो ज़्यादा है, आउटफ्लो कम है, आउटफ्लो कम हो रहा है, पैसा इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है, तब भी आपके लिए अच्छी सिचुएशन है। लेकिन आप ये सोचो कंसिस्टेंटली आपका अगर इनफ्लो ज़्यादा है और आउटफ्लो कम है, आप दुनिया में ऑपरेट कर रहे हो ट्रेड पार्टनर्स बन के, तो आपके जो ट्रेड पार्टनर्स है वो कंटिन्यूसली डेफिसिट्स में जा रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आ सकता है वो अपना डेफिसिट रोकने के लिए आपकी तरफ से जो इम्पोर्ट्स हो रहे हैं उन पे वो लगा दे, किसी किस्म की ड्यूटीज़ लगा दे या वगैरह वगैरह के कुछ भी हो, बैन लगा दे आपकी तरफ से इम्पोर्ट्स, कुछ भी करते हैं, फिर वो लोकली प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है, पक्का पक्का कस्टमर आपका चला गया फॉर द लॉन्ग। सही है ना? तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अकेले बिजनेस कर जाओ और कोई अगला बिजनेस ना करे, ऐसी ट्रेड नहीं हो सकती। ठीक है? ये जो तुम लोग मोनोपोली वगैरह खेलते हो उसमें होता है ना कि ऐसी ट्रेड कर दी और अपने आप को सरवाइव करना है, बाकी सब खत्म हो जाए। लेकिन जब अपने आप सरवाइव कर गए, आखिरी बंदे रह गए, तो उसके बाद आपकी इनकम भी खत्म, तो गेम ही खत्म हो जाता है उसमें, क्योंकि है ही मोनोपोली, लास्ट मैन सर्वाइविंग। दैट गेम वर्क्स, बट इन रियल लाइफ इट कैन नॉट वर्क। क्या आप आपके जो कस्टमर्स हैं या जो कस्टमर्स हैं उनकी भी तो कोई सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। अगर उनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, कल को फिर वो आपसे भी माल खरीदना छोड़ देंगे। आपके कस्टमर जो काम करते थे बेचने का, आपने उनका काम भी खुद शुरू कर दिया और अपना भी माल बेच रहे हो, तो अब उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं, वो आपसे आपका माल भी लेना छोड़ देंगे। आपके कस्टमर्स मीट सेल करते थे, आप जो है फर्नीचर सेल करते थे, वो मीट सेल करके कमाते थे और फर्नीचर आपसे खरीदते थे। आप फर्नीचर बेचने के साथ साथ इतने प्रॉफिट, आपने मीट सेलिंग भी शुरू कर दी। जब आपने मीट की सेल्स शुरू की, फर्नीचर की सेल्स भी शुरू कर दी, तो उसकी दुकान बंद हो गई, तो वो अब आपका कस्टमर नहीं रहा, एक कस्टमर कम हो गया अब आपका। सी, सो दिस कैन नॉट हैपन इन द रियल वर्ल्ड। आप एकदम सिर्फ सरप्लस पे चले जा रहे हो, फाइन है, सरप्लस पे चले जा रहे हो, लेकिन दुनिया में ऐसा हुआ ना, अगर कोई एक कंट्री सिर्फ सरप्लस पे चल रही है, तो दुनिया में बाकी तमाम दीगर कंट्रीज डेफिसिट पे चल रही होंगी, क्योंकि एक अगर सरप्लस पे तो मतलब वो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, तो बाकी अगर एक वाहिद सरप्लस कंट्री है और बाकी तमाम डेफिसिट कंट्रीज है, तो मतलब इसके एक्सपोर्ट्स इतने कि पूरी दुनिया को फराहम कर रहा है और बाकी सब इसके ऊपर डिपेंडेंट है। सही है? ऐसा हो सकता है कि उनका लाइफस्टाइल फिर इंप्रूव ना हो पाए, तो वो फिर आपकी तरफ से इंपोर्ट करने में रुक जाएं, इंपोर्ट बैरियर्स लगा दें और वो अपने मुल्क में शुरू करें, तो फिर आपकी एक्सपोर्ट्स खत्म हो जाएगी उनको करना। क्लियर हो गई ये बात पूरी? तो ऐसा मत समझना कि सरप्लस भी दैट फेवरेबल, सरप्लस इज अ फेवरेबल थिंग, लेकिन उसके भी अपने डाउन साइड्स हो सकते हैं। बट अगेन इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, करंट इकोनॉमी अपनी देखें तो आप सरप्लस को टारगेट करें, करंट अकाउंट सरप्लस इज द आंसर टू
दोज इकोनॉमीज हु आर फॉलिंग डाउन, ठीक है, वो सरप्लस की तरफ जाए भले। तो करंट अकाउंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट अगर फेवरेबल होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी फेवरेबल हो जाएगी आपकी, सही है। ये मत बोल देना बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट तो नील होता है, करंट अकाउंट सरप्लस होता है, ठीक है ना। तो विद दैट मनी ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस यू इन्वेस्ट समवेयर, तो जाके बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिर आपके पास से पैसा चला गया जब आपने इन्वेस्ट किया, तो फिर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो हो जाता है। बट फेवरेबल वाला जीरो है कि आपने सरप्लस मतलब इनकम्स के जरिए कमाया और इन्वेस्टमेंट्स में खर्च किया, ये फेवरेबल वही बैलेंस ऑफ पेमेंट है। दूसरी तरफ ऐसा बैलेंस ऑफ पेमेंट इमेजिन करो कि जिसमें आपको डेफिसिट था क्योंकि आपने इंपोर्ट ज्यादा किया और उस डेफिसिट को पे ऑफ करने के लिए आपने लोन्स ली, तो वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो है, लेकिन अनफेवरेबल है वो। मेजर्स टू करेक्ट अ करंट अकाउंट डेफिसिट और मेजर्स टू करेक्ट अ करंट अकाउंट सरप्लस। अगर डेफिसिट है तो उसको कैसे आप इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दो तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम मतलब डेफिसिट होना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। आप एक्सपोर्ट सेक्टर को बूम करो, सब्सिडीज दो, ट्रेनिंग दो, सही ना, सप्लाई साइड पॉलिसीज अपनाओ मुल्क के अंदर ताकि आपके मुल्क में प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़े। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ने से क्या दो फायदे होते हैं, एक तो मुल्क की अपनी डिमांड पूरी हो जाती है तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, और सरप्लस अगर प्रोडक्शन कर दी तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सप्लाई साइड बोले डैम बना दिया मुल्क में, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, कम्युनिकेशन अच्छी कर दी, वो जगह जो जहाँ पर जो है ना मिसाल तौर पर पॉपुलेशन कम है, लैंड खाली खाली है, वहाँ पर आपने जो है ना ऐसे सेक्टर्स बना दिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बना दिए उनको कि लोग आके वहाँ पर भी बिजनेस खोलना शुरू हो गए, तो वहाँ पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती चलेगी मुल्क के अंदर, तो इससे क्या होगा कि इससे आपका मुल्क फिर अपने आप के लिए तो प्रोड्यूस कर ही देगा, साथ साथ और ज़्यादा प्रोडक्शन भी सरप्लस तो एक्सपोर्ट भी करेगा। तो इस तरह से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट करेक्ट हो जाएगा। फिस्कल पॉलिसीज के जरिए मतलब आपने जो है इनकम टैक्स रेट्स, कह रहे इनकम टैक्स रेट्स अगर बढ़ा दो, ये भी एक तरीका है, इनकम टैक्स रेट गिरा दो भी एक तरीका है, बढ़ा दो, ये हमें करंट अकाउंट डेफिसिट से कैसे बचाएगा। अगर आपने इनकम टैक्स रेट्स बढ़ा दिए तो लोगों के पास कम इनकम रह जाएगी, वो इतनी इनकम रह जाएगी कि वो नीड्स ही पूरी कर ले, तो क्या इंपोर्ट करेंगे, फिर वो इंपोर्ट नहीं करेंगे, डेफिसिट रुक गया। लेकिन अब आप इसको यूँ सोचो कि इनकम टैक्स रेट्स बढ़ा दिए तो यहाँ आपके मुल्क में इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, इन्वेस्टर्स आपके मुल्क में नहीं आएंगे अगर, ठीक है, तो या आपके मुल्क, चलो इन्वेस्टर्स को छोड़ो क्योंकि इन्वेस्टर्स तो आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, फिर आने वाले सालों में पैसा लेके भी तो जाते हैं ना प्रॉफिट से, उसको चलो इन्वेस्टर्स को छोड़ो। अगर आपने इंटरेस्ट वो इनकम टैक्स बढ़ा दिया तो आपके मुल्क के जो खुद के प्रोड्यूसर्स हैं, फर्म्स है, बिजनेस है, वो कहेंगे यार इतना ज़्यादा टैक्स है यहाँ पर तो हमें तो कुछ बचता ही नहीं है, तो वो किसी और मुल्क में जाके सेटल हो गए, तो आपकी करंट प्रोडक्शन जो हो रही थी वो भी चली गई फिर हाथ से, एंटरप्रेन्योर्स भाग गए ना मुल्क से। एंटरप्रेन्योर ही तो होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कमांड करने वाले। तो मतलब ऐसी फिजिकल पॉलिसी दोनों तरफ जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसमें ये इस तरह, जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिया आपने, इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी, तो इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाना, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, टैक्सेस ऑन कंजम्पशन। जब आपकी कोई प्रोडक्ट मतलब फॉर एग्जांपल 100 की है, उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगा हुआ है 20%, तो एक 120 की पड़ रही है लोगों को, तो वो जो 120 की पड़ रही है तो वो इतनी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, सही है, तो अब इतनी कंज्यूम नहीं कर रहे तो लोगों का कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम हो गया ना। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम होने और फिर इंपोर्ट्स के ऊपर किया है अगर किसी किस्म का इनडायरेक्ट टैक्स जो कि इंपोर्ट ड्यूटीज कहलाती, तो वो नहीं मंगवाएंगे, जो कि ऊपर वाली हेडिंग में भी कवर हो गया। इंपोर्ट के ऊपर कोटास सेट कर दिए, लिमिट्स लगा दी कि इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डेफिसिट को ख़त्म करेंगी जो इंपोर्ट्स को ख़त्म करेंगी, और वो सारी चीज़ें डेफिसिट को ख़त्म करेंगी जो एक्सपोर्ट्स को बूम करेंगी, ठीक है। और वो सारी चीज़ें आपके सरप्लस को करेक्ट करने का मतलब ये मत समझना कि एक्सपोर्ट्स को कम कर दो इंपोर्ट्स को बढ़ा दो। हाँ, सरप्लस करेक्ट हो जाएगा अगर इंपोर्ट्स बढ़ा दिए एक्सपोर्ट्स कम कर दी, बट आई मीन दिस वे ये तो गलत हो जाएगा, आप दूसरे ममालिक पर डिपेंडेंट हो जाओगे। अच्छे खासे खुद कफील चल रहे थे, पर करंट अकाउंट सरप्लस कंटिन्यूसली आ रहा हो तो उसका कुछ इंडिकेटर्स आसपास के वो ये होता है, अगर आप करंट अकाउंट सरप्लस पे ऑपरेट कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आप पूरी दुनिया भर की प्रोडक्शन आपने संभाली हुई है, तो आपके मुल्क में पोल्यूशन हो सकता है, एनवायरनमेंट डिग्रेड हो सकता है, हेल्थ डिग्रेड हो सकती है लोगों की, क्योंकि बस प्रोड्यूस सेल कमाए जा रहे हो। तो जहां पूरे दुनिया की प्रोडक्शन हो रही है तो वहां फिर एनवायरनमेंट भी गंदा होगा,
समझ आ रही है ना बात? तो इस तरह इस लेवल का सरप्लस भी अच्छा नहीं कि वो फिर रीस्पेंड करना हो एनवायरनमेंट को साफ करने में, तो फायदा क्या है सरप्लस का? जो सरप्लस इतना तो हो गया, फिर अब गवर्नमेंट फिर स्पेंड कर रही है वो सारा हेल्थ, लोगों की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने के लिए स्पेंड बैक करे, तो फिर ऐसा सरप्लस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सस्टेनेबल होना चाहिए सरप्लस। इसी तरह से लोगों की ऐसा सरप्लस ऑपरेट कर रहा है कि लोगों की करंट आपके मुल्क के लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव नहीं हो रहे, दुनिया भर के हो रहे हैं, क्योंकि आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो अच्छे से अच्छा वो आप एक्सपोर्ट ही कर रहे हो। तो आप किसी किस्म के एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी कोटा सेट करें कि हर चीज़ एक्सपोर्ट नहीं हो जानी चाहिए। दैट्स द वे टू करेक्ट उस तरह वाला। ये मैं कहना चाह रहा हूँ करंट अकाउंट सरप्लस अगर वो वाला है ना जो कि सस्टेनेबल नहीं है। कौन सी चीज़ सस्टेनेबल नहीं है? वो आने वाली जनरेशन के लिए इंप्रूव, जो कि बचे ना, आप यूँ समझ लो। ऐसा करंट अकाउंट सरप्लस की दौड़ में चलेगा कि आपके मुल्क की नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट करते चले आ रहे हो, तो सस्टेनेबल थोड़ी हुई प्रोडक्शन। आने वाली नस्लों के लिए तो आपको छोड़ ही नहीं रहे। सो उसके अंदर फिर आपने एक्सपोर्ट्स पे भी कोटा सेट करना है, एक्सपोर्ट्स की भी लिमिट सेट करनी है। फिर आपका एक्सपोर्ट सेक्टर बहुत बूम हो रहा है, करंट अकाउंट बहुत ही ज़बरदस्त जा रहा है, तो अब जब ये बहुत अच्छा हो गया तो गवर्नमेंट अब सब्सिडीज देना छोड़ दे एक्सपोर्ट सेक्टर को। गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से उनको पाल ली थी ताकि वो एक्सपोर्ट कॉम्पिटेटिव हो जाए, दुनिया भर में प्रोडक्टिव हो जाए। अब वो प्रोडक्टिव हो गया, एक्सपोर्ट सरप्लस बढ़ता जा, मतलब करंट अकाउंट सरप्लस पे चले गए अब हम, और इतना अच्छा खासा सरप्लस है ना। तो अब एक स्टेप ये भी है गवर्नमेंट के लिए कि अब वो सब्सिडीज देना भी छोड़ दें, क्योंकि सब्सिडीज के साथ जो करंट अकाउंट सरप्लस आ रहा है वो तो एक तरह से देख लो अनरियल है। प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है 80, लेकिन उसमें से 20 जो है ना गवर्नमेंट पे कर रही है, तो जो प्रोड्यूसर है उसको लग रहा है कि सिर्फ 60 ही है प्रोडक्शन कॉस्ट, तो और वो उसी हिसाब से 70 में बेच रहा है। हालांकि आपके मुल्क को प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ी 80 की, देखा जाए तो 60 प्रोड्यूसर की जेब से गए तो 20 गवर्नमेंट की जेब से भी गए सब्सिडीज के तौर पे, तो 80 का प्रोड्यूस हुआ, 70 का बेच रहे हो। सही, तो गवर्नमेंट अब सब्सिडीज देना छोड़ भी देगी ताकि रियल फिर वो 80 का प्रोड्यूस करेगा। जब वो 80 का प्रोड्यूस करेगा तो रियल टर्म्स में फिर वो 90 का शायद बेचेगा प्रोड्यूसर उसी चीज़ को। जब वो 90 का बेचेगा तो फिर जाके, ठीक है ना। सो इफ देयर इज अ थिंग अबाउट, जो कि ये रिपीट कर देता हूँ लिख के बाद, अगर एक चीज़ है, एक यूनिट है जो 80 लेट्स सपोज डॉलर्स का प्रोड्यूस हो, प्रोडक्शन कॉस्ट है जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 80 है। अब अगर वो अभी करंट मार्केट स्टेटस ऐसा है कि अगर उसको अभी 90 में बेचने पे लगाया, $90 पे अगर उसकी सेलिंग प्राइस सेट की, तो कोई भी नहीं लेगा। गवर्नमेंट कहती है ओके फाइन, वी आर गिविंग यू सब्सिडीज। इससे पहले कि सब ये जो भी प्रोड्यूसर है भाग जाके मेरा माल नहीं बिकेगा, गवर्नमेंट कहेगी रुको, हम एक काम करते हैं, आपको सब्सिडी देते हैं, आपकी $20 हम पे कर देते हैं, गवर्नमेंट पे कर रही है एज अ सब्सिडी। तो अब कॉस्ट क्या हुई प्रोड्यूसर को? $60। तो अब $60 की चीज जो प्रोड्यूसर को पड़ी वो उसको सेलिंग प्राइस के तौर पे, अगर मिसाल के तौर पे 80 पे बेच रहा है, या चलो नो प्रॉफिट और नो लॉस है, मतलब 80 पे बेच रहा है, तो प्रोड्यूसर को ऐसा लग रहा है कि 80 पे मैंने बेचा और मेरी जो कॉस्ट थी वो 60 थी, तो मुझे $20 का प्रॉफिट हुआ। हालांकि कॉस्ट 60 नहीं थी, कॉस्ट थी गवर्नमेंट की भी तो कॉस्ट थी ना, इकोनॉमी को तो आपकी कॉस्ट लगी है ना, भले प्रोड्यूसर तो एक एजेंट है ना। प्रोड्यूसर जो है वो अपने आप को सिर्फ देख रहा है, तो 60 उसको लग रहा है मेरी जेब से, भाई गवर्नमेंट की जेब से भी तो है ना। गवर्नमेंट ने आपका $20 का टैक्स या तो माफ़ किया है, या तो गवर्नमेंट ने जो आपको $20 सब्सिडी के तब जो भी है, तो अब ये प्रॉफिट हुए जा रहा है और एक्सपोर्ट भी हुए जा रही है दवा की, क्योंकि पूरी दुनिया में आप कॉम्पिटिटिव चल रहे हो। तो जब पूरी दुनिया ने आपका टेस्ट कर लिया प्रोडक्ट को, ठीक है, अब वो उस स्टेज पे आ गई आपकी प्रोडक्ट कि अब आप $80 की कॉस्ट खुद बेयर करो, या अब आप इतने लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हो तो वैसे भी अब आपको शायद $80 कॉस्ट ना पड़ी हो, $70 कॉस्ट पड़ी हो, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट सब्सिडी देना छोड़ दे अगर $20 की, तो अब ये 70 की 70 अब आपने खुद बेयर करनी है। अब जब 70 की खुद बेयर करोगे तब $80 की बेच रहे हो तब भी, तो अब जो है रियल प्रॉफिट $10 है, सही ना। तो सब्सिडीज जो गवर्नमेंट ने अगर किसी किस्म की दी हुई तो बहुत ज़्यादा सरप्लस हो जाने के बाद फिर वो गवर्नमेंट सब्सिडीज भी ख़त्म कर दें, ठीक है। सरप्लस अगर बहुत हाई है आपका, तो फिर आप अपने मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी अपनाओ कि आप अपने इंटरेस्ट रेट्स लो कर दो। जब इंटरेस्ट रेट्स लो करोगे तो लोग बोरो और करेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट में, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी तो आपकी करेंसी वीक हो जाएगी,
क्योंकि जब एक्सपोर्ट, जब ऊपर बता ना करंट अकाउंट सरप्लस है, करंट अकाउंट सरप्लस से को करेक्ट कर रहे हैं हम, करंट अकाउंट सरप्लस के जो इफेक्ट्स हैं उनको करेक्ट कर रहे हैं। तो एक इफेक्ट क्या है उसका, करेंसी स्ट्रांग हो जाती है, करंट अकाउंट सरप्लस की वजह से करेंसी स्ट्रांग हो जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करे, उस स्ट्रेंथ को दोबारा वीक करने के लिए इंटरेस्ट रेट स्लो कर दे, ताकि लोग और बोरो करें, और जब बोरो करने की डिमांड करेंगे तो वो सेंट्रल बैंक और नोटें छापेगा, तो जो बोरो हो गया अमाउंट इकोनॉमी में अब फ्लोट हो रही है, तो आपकी करेंसी की सप्लाई बढ़ जाने की वजह से वो दोबारा से डेप्रिशिएट हो गए। तो दोबारा ये कहलाए सस्टेनेबिलिटी, आपके अब ये सरप्लस मेंटेन भी रह सकता है। वरना अगर ऐसा नहीं किया तो इतनी स्ट्रांग होगी करेंसी के आज तो सरप्लस हो गया, आने वाले वक्तों में वो सरप्लस नहीं रहेगा, क्योंकि दुनिया भर के लिए अब आपकी प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। बात पूरी क्लियर हो रही, 360 बन रहा है ना तुम्हारे जहनों में। गवर्नमेंट्स में डी वैल्यू द करेंसी, देखो डेप्रिशिएट नहीं लिखा, डी वैल्यू, क्योंकि जब आप मैनेज करते हो ना करेंसी को, डेप्रिशिएट तो नेचुरल है ना, जब आप खुद आर्टिफिशियल प्रैक्टिसेस से करेंसी को की वैल्यू गिराते हो तो उसको डेप्रिशिएट नहीं, डी वैल्यू कहलाता। तो गवर्नमेंट्स में डी वैल्यू द करेंसी किस जरिए, कैसे, मैनेज फ्लोट से, मैनेज फ्लोट कहलाता है, डर्टी फ्लोट भी कहलाता है। फिक्स एक्सचेंज रेट वाला अब दौर नहीं, मतलब फिक्स एक्सचेंज रेट वाला दौर नहीं है, फ्लोटिंग तो होती है, लेकिन वो फ्लोटिंग एक रेंज के अंदर होती है, बस आपने रेंज सेट कर दिया, अगर उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है ना करेंसी, तो गवर्नमेंट ऐसी प्रैक्टिसेस अपनाए कि वो वीक कर दे करेंसी को, मनी सप्लाई बढ़ा के सब। तो इससे क्या होगा, आपके हमेशा एक्सपोर्ट जो है कॉम्पिटिटिव ही रहेंगी। सो बहरहाल यहाँ पर ये हमारा यूनिट ख़त्म होता है, छठा यूनिट भी, और यहाँ पर इकोनॉमिक्स आपका बाय लेक्चर्स ख़त्म हो जाता है।